आज हम लोग कक्षा 9 का फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर 1.2 पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग ये जान लें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। उससे पहले हम लोग ये जाने कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर का पता पहले किसने लगाया है? 400 ईसा पूर्व, लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के गणितज्ञ और दार्शनिक थे। उनका नाम था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के जो चेले लोग थे, पाइथागोरस के अनुयायियों ने अपरिमेय संख्या के बारे में बताया। मतलब गणित का जो दुनिया है वो मानता है कि पाइथागोरस के जो अनुयायी लोग थे उन्होंने ही अपरिमेय संख्या के बारे में बताया। तो पाइथागोरस का जन्म हुआ था 569 BC, मतलब 569 ईसा पूर्व, और मेरे थे 479 ईसा पूर्व। यह है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसके पहले हम लोग को पिछले वाले में जाना होगा। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में रख सकते हैं, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, और Q का मान 0 नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q का मान 0 नहीं हो। तो अब हम लोग आते हैं इसी में अपरिमेय। तो इसका परिभाषा है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, ये सब जो संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग जान गए। इन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 0.10, फिर 110, 111, और फिर 410। इस तरह से ये संख्या अभी खत्म नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। तो ये जो संख्या है, इस संख्या को भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा कि एक संख्या रेखा थी और संख्या रेखा पर बीच में 0 था। कोई एक लड़की इधर जाती, दाहिनी तरफ जाती, फिर बाएं तरफ जाती, सारी संख्याओं को उठा के अपने बैग में रखती है, तो उसको परिमेय संख्या सब मिल जाती। अब लेकिन उस लड़की के जितने भी परिमेय संख्याएं मिलने के बाद परिमेय संख्या में क्या क्या मिलती है? 1 मिल जाता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, इस सब इधर पीछे की तरफ -1 मिलता है, इधर -2 मिलता है, इधर -3 मिलता है। उसके बीच वाली संख्या भी ये पाती है, ये 1 और 2 के बीच में 1.5 मिलता है। 1.5 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। और 0 और 1 के बीच में जो संख्या मिलती है वह आधा मिलती है, तो आधा भी मिलता है। ठीक। तो ये जो बटा वाली संख्या 3/2, 1/2 है, इन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं हम लोग इतना पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या, इन सब संख्याओं को जब झोला में भर लेती है उसके बाद भी कुछ संख्या बची रह जाती है। तो उन्हीं संख्याओं को, जो संख्या रेखा पे बच जाती है, उन्हीं संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या का उदाहरण है करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 7, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो ये तो हो गया अपरिमेय संख्या। अब हम लोग देखते हैं कि अगर लड़की एक बैग में पूरे झोले में सारी परिमेय संख्या को उठा के रख ले और सारी अपरिमेय संख्या को उठा के रख, सभी परिमेय संख्या को सभी अपरिमेय संख्या को उठा कर रख ले, तो उसके झोले में जो संख्याएं भरी रहेगी उन संख्याओं को एक नाम दिया जा सकता है, वास्तविक संख्या है। मतलब लड़की अगर बैग के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भरी है तो बैग में जो संख्या है उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं।
वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में आर रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को आर से दिखाते हैं। वास्तविक संख्याओं को किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप समझने के लिए कह सकते हैं कि ये मान लीजिए कि अपरिमेय का मतलब पुरुष मान लीजिए, अपरिमेय का मतलब महिला मान लीजिए। तो पुरुष और महिला दोनों को मिला करके हम लोग मानव कह सकते हैं। तो मानव में पुरुष और महिला दोनों आ जाएंगे, मनुष्य में आ जाएंगे। तो पुरुष और महिला मिला करके मनुष्य हो सकते हैं। उसी तरह से परिमेय और अपरिमेय मिला करके वास्तविक संख्याएं हो जाती है। तो इसी में आपका एक उदाहरण दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर √2 को दिखाइए। संख्या रेखा पर √2 को दिखाइए। तो संख्या रेखा पर हम लोग √2 को कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाने के लिए इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर इसको दिखाते हैं। यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे इधर बना लें, यहाँ ठीक है। सही। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 सेमी की दूरी ले लीजिए, यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे 2 सेमी की दूरी ले लीजिए, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 3 सेमी की दूरी ले लीजिए, यहाँ पे 3 है। इसी तरह आगे भी। और इधर आपका इधर यहाँ पे ले लिए, यहाँ से 1 सेमी की दूरी पे यहाँ पे -1 है। अब हम लोगों को √2 को दिखाना है। तो √2 को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? √2 को दिखाने के लिए हम एक वर्ग बनाएंगे। इसको 0 को हम लोग को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से 1 सेमी एक हम लोग ले लिया और यहाँ पे एक लंब खींचे, एक 90 डिग्री के कोण पे 1 सेमी और रेखा खींच। यहाँ से यहाँ 1 सेमी है और यहाँ से इसको लंब खींच करके इसको 1 सेमी पे काट दिए, 1 सेमी पे काट दिया। फिर यहाँ से भी एक लंब खींच लिए, यहाँ से भी एक लंब खींचे ऐसे और इसको भी 1 सेमी पे काट दिए। 1 सेमी का दोनों तरफ हो गया। अब इसको मिला दिए, इसको मिला दिए तो यहाँ पे हो गया। इसको मान लीजिए O, इस बिंदु को मान लीजिए A, इस बिंदु को मान लिया गया B, इस बिंदु को मान लिया गया C। तो ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है, सभी कोण 90-90 डिग्री के हैं। तो ये एक वर्ग तैयार हो गया। ये एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेमी है। 1 सेमी ये भी है, 1 सेमी ये भी है, 1 सेमी ये भी है, 1 सेमी ये भी है। तो अगर इस वर्ग का हम लोग विकर्ण अगर खींचें, इसका अगर विकर्ण हम लोग ऐसे खींच लें, इधर खींच लें या फिर इधर खींच लें, कोई भी विकर्ण हम लोग खींच लें, तो यहाँ पे हम लोग एक विकर्ण खींच लें। इसको खींच सकते हैं या फिर इसको भी खींच सकते हैं। तो पाइथागोरस के प्रमेय के आधार पर, पाइथागोरस के प्रमेय के आधार पर कर्ण बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लिखते हैं OB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस आधार हो गया OA स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया OB स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो OB स्क्वायर बराबर 2 होगा। तो यहाँ से हम लोग OB का अगर मान निकालेंगे, OB बराबर √2 होगा। तो ये जो दूरी है OB जो दूरी है उसको हम लोग √2 लिख सकते हैं, यानी √2 लिख सकते हैं। अब हो गया कि ये तो संख्या रेखा से ऊपर है बिंदु B, इसको संख्या रेखा पे कैसे लाएं? तो क्या करते हैं कि एक प्रकार ले लेते हैं जिसको लंगड़ा प्रकार कहते हैं या कंपास कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको नाप लेते हैं, जितनी दूरी है उतने पे नाप लेते हैं और उसी से ऐसे करके घुमा के चाप काट O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर और OB को त्रिज्या लेकर के एक चाप खींच देते हैं जो बिंदु B से होकर गुजरता है। और ये जो है बिंदु P पर आके काटता है, संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है। तो P जहाँ पे काटता है, इस P से O से बिंदु O से P की दूरी को √2 का, तब P जहाँ पे काट रहा है उस दूरी को OP है, OP बराबर √2 यानी कि √2 हो गया। √2 को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। अब संख्या रेखा में एक संख्या और लोग देख लें कि √3 को कैसे दिखा सकते हैं। तो √3 को दिखाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग एक ऐसा करते हैं कि इसी पर एक लंब खींच लेते हैं, इसी पर एक लंब खींच लेते हैं ऐसे, ये लंब खींच लेते हैं, इस रेखा पर एक लंब खींच लेते हैं और इसकी लंबाई 1 सेमी रखते हैं। कितना रखते हैं? 1 सेमी रखते हैं।
और इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये हो गया एक रूट 2, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया रूट 2, ये वाली जो रेखा हो गई रूट 2 हो गई, और ये वाली हो गई 1 हो गई, और ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इसमें ये वाली जो भुजा है वो कर्ण हो गई। ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का निकालना होगा तो ओसी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब यहाँ पे बीसी है, बीसी का मतलब 1 स्क्वायर, और आधार यहाँ पे कर्णी में 2 है, तो कर्णी में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1 स्क्वायर समान 1 हो गया, कर्णी में 2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया, 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 हो गया, तो ओसी स्क्वायर बराबर 3 हो गया। अब ओसी बराबर निकालेंगे तो ये कर्णी में 3 हो जाएगा। तो इस दूरी को अगर हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम लोग संख्या रेखा पे दिखाने के लिए बिंदु ओ को केंद्र मानकर और ओसी के बराबर त्रिज्या लेकर, ओसी के बराबर त्रिज्या लेकर के ये क्या लिखे, यहाँ पे पहले सी लिखे थे क्या, सी लिखे थे पहले, तो यहाँ इसको डी कर देते हैं, डी कर देते तो इसको हम लोग ओडी कर लेते, ओडी स्क्वायर ये हो गया ओडी। तो क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर ओडी को त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। तो ये बड़ा चाप जाएगा इससे, तो ये हो गया बड़ा चाप, ये चाप मान लो ऐसे करके यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि बिंदु Q है, इस जगह पे बिंदु Q है, तो O से Q तक की जो दूरी होगी इसको हम लोग OQ लिख सकते हैं। OQ बराबर ये जो दूरी आपकी यहाँ पे है, ये वाली जो दूरी OD की दूरी है कर्णी में 3 हो गई, तो ये कर्णी में 3 आ के अनुसार। तो ये हो गया आपका चैप्टर शुरू करने से पहले पूरा। तो रूट 2 कैसे ज्ञात करेंगे, रूट 3 कैसे ज्ञात करेंगे संख्या रेखा। अपरिमेय संख्याओं की खोज किसने की थी, अपरिमेय संख्याओं की खोज किसने की थी, और इसी में हम लोग ये जानेंगे अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। अगर आप लोग जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो तो एक कमेंट करके बताइए कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। और एक और क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि क्या कर्णी में 4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कर्णी में 4 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये आपको बताना है। अब हम लोग इसके बाद अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है 1.2 को हम लोग हल करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे 1.2 के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। मैं संजय कुमार राजभर, आपके यूट्यूब चैनल संजय सर JBS से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।